तो आइए देखते हैं। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी में हमारे महत्वपूर्ण विषय जहाँ से आधुनिक काल हमारा शुरू होता है उस पूरे प्रसंग पर बातचीत करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ से हम लोग लगभग 20 के करीब वीडियोस में पूरा अपना क्विक रिवीजन देखेंगे हिंदी साहित्य का, चूँकि 21 को हमारा एग्जाम भी है 21 मार्च को। तो उस दृष्टि से हम लोग कोशिश करेंगे कि एक वीडियोस में चीज़ें कवर होती जाएं। आधुनिकता एवं आधुनिक काव्य, यहाँ से बातचीत शुरू करते हैं बगैर कोई देर किए हुए। आधुनिकता एवं आधुनिक काव्य, तो आप जानते हैं कि आधुनिक काव्य से या आधुनिक काल से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। मान के चलिए किसी भी परीक्षा में 90% से ज्यादा प्रश्न आपको आधुनिक काल से देखने को मिलेंगे। आदिकाल, भक्ति, रीति, ये सारी चीजें 10% में शामिल होती है। तो इस लिहाज से भी यह वीडियो हमारा पहला वीडियो होगा। चलिए देखते हैं। दो बुनियादी अंतर हैं या दो लक्षण, या जिस आधार पर हम लोग आधुनिक काल को मध्यकाल से अलग करेंगे, आधुनिकता क्या है उस विषय पर जरा सी बातचीत कर लेते हैं। पहला, मध्यकाल से भिन्नता की ओर। एक आपको कुछ इसके भीतर, इस अकेले के भीतर बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। क्या कहता है कि मध्यकाल से भिन्नता, यानी कि दो काल होगा। आधुनिक काल समझने के लिए जरूरी है कि एक मध्यकाल का कोई डेट, एक टाइम पीरियड डिसाइड करेंगे, फिर वहां से निर्धारित होगा कि यहाँ तक मध्यकाल है, यहाँ तक आधुनिक काल है। तो आधुनिकता के कुछ लक्षण होंगे, मध्यकालीनता के कुछ लक्षण होंगे, दोनों में कुछ अंतर होगा, जिसके आधार पर हम ये समझेंगे कि आधुनिक काल यहाँ से शुरू होता है। तो मध्यकाल का खात्मा और आधुनिक काल की शुरुआत एक संक्रमण पीरियड है, लेकिन ये जरूरी है समझना। और हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास पर इस बात का बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है। फिर नवीन इहलौकिक दृष्टि, ये बहुत केंद्र में है आधुनिकता के। इहलौकिकता, ठीक है। इहलौकिकता, इसके लिए ठीक शब्द जो इस्तेमाल होता है, सेकुलरिज्म जो शब्द है वह नए संदर्भ में हम लोग उसका धर्मनिरपेक्ष, पथ निरपेक्ष के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पर उसका जो मूल अर्थ हुआ करता था वह इसी इहलौकिकता पर ही, यानी किसी पारलौकिकता पर विश्वास न करना। जो कुछ है वो यही दुनिया है। ठीक इस तरह की विचार, इस तरह की बात पर जब आप बात करते हैं इसको आधार मान करके, वहां से एक तरह से आप आधुनिकता की शुरुआत मान सकते हैं। जो कुछ है यही दुनिया है, यहाँ के सत्य, यहाँ के झूठ, यहाँ का न्याय, यहाँ का न्याय, जो कुछ भी है यही का है। मध्यकाल की एक बहुत विशेष उसका एक लक्षण है, वह पारलौकिक शक्तियों पर विश्वास करना। जैसे कोई कुछ बुरा कर रहा है तो देखो भगवान के यहाँ तुम्हारा निपटारा होगा, इस तरह की बातें। ठीक है, मध्यकालीनता के लक्षण सूचक हैं कि चीजों को किसी दूसरी दुनिया के भरोसे छोड़ के रखना। इसके लिए ध्यान रखिए, हमारे यहाँ श्रीधर पाठक ही हमारे जिसे कहते हैं सच्चे स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक, श्रीधर पाठक की यहाँ पंक्ति है कि जगत है सच्चा, तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। तो ये जो जगत है सच्चा, ये भी अलौकिकता वाली ही बात है कि आप, जगत मिथ्या नहीं है। हमारे यहाँ शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। आधुनिकता ये कहती जगत मिथ्या नहीं है। आधुनिकता की शुरुआत इस बात को नकारने से है कि जो कुछ है उसी से संघर्ष करो, ये ऐसा नहीं है, पलायनवादी मत बनो। ठीक है, तो ये दो लक्षण। अब हम लोग मध्यकाल को भी समझ लेंगे इसी आधार पर कि वहां के कवियों के यहाँ क्या चिंताएं हैं, हमारे आधुनिक काल के कवियों के यहाँ क्या चिंताएं हैं। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पुनर्जागरण के लिए रामस्वरूप चतुर्वेदी एक बात कहते हैं नवजागरण के विषय में, पुनर्जागरण के विषय में। क्या है वह बात? कि नवजागरण दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। इस ऊर्जा के प्रभाव स्वरूप दोनों संस्कृतियां एक दूसरे की अच्छाइयां ग्रहण करना चाहती हैं और अपनी बुराइयां छोड़ना चाहती हैं। यही संपूर्ण सांस्कृतिक प्रक्रिया समाज के इतिहास में नवजागरण कहलाती है। तो दो संस्कृतियां टकराएंगी, ऐसी बार बार सभ्यता में बार बार ये होता आया है कि दो विभिन्न संस्कृतियां टकराती हैं। उनके आपस में उनका जो इंटरेक्शन है उसमें कुछ अच्छाइयां हमारे पास बचती हैं, कुछ बुराइयां छूटती हैं। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी की यह बात हम इस पूरे प्रसंग में याद रखेंगे। बहरहाल के लिए इतनी बात याद रखें कि रामविलास शर्मा जो है, जिसे हम ब्रह्मनिशा कहते हैं, भारतीय नवजागरण कहते हैं, जिसकी शुरुआत हम लोग
राजा राम मोहन राय से मानते हैं, जिसके विषय में हम लोग उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं। तो रामविलास शर्मा में सुझाते हैं कि पुनर्जागरण शब्द का इस्तेमाल मत करिए, बल्कि नवजागरण का इस्तेमाल करिए। नवजागरण कौन कहता है? रामविलास शर्मा। क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि ऐसा है कि पुनर्जागरण उनका होता है, पुनः जागरण यानी दोबारा वो जगते हैं जो कभी सोए हुए होते हैं। हम भारतीय कभी सोए ही नहीं, हमारे यहाँ कोई डार्क एज, कोई अंधकार काल नहीं आया था। हम लोग दोबारा से मतलब ये सिचुएशन हमारे साथ नहीं है, हम लोग नए सिरे से जाग रहे हैं। ठीक, तो ये पुनर्जागरण जैसे शब्दों का प्रयोग की बजाय वो नवजागरण शब्द के प्रयोग पर जोर देते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के वो 3 जागरणों को, भारतीय परंपरा में 3 नवजागरणों की बात करते हैं। एक बौद्धकालीन यानी वैदिक धर्म की हिंसा आदि जो वैदिक धर्म का विधान था, ठीक है, उसमें जो क्रांति हुई और बौद्ध धर्म वहां से प्रकट होता है। एक बौद्धकालीन नवजागरण, दूसरा भक्ति आंदोलन। यह भी इसी फहरिस्त में रखते हैं रामविलास शर्मा कि जो मध्यकालीन रूढ़ियां थी, या हम कहें कि जो जो सामंती समाज के विरुद्ध उसी से जो विद्रोह उत्पन्न हुआ, भक्ति का आंदोलन एक बहुत बड़ा नवजागरण रहा है। और तीसरा ये अंग्रेजों के संपर्क में आने पर जो हमारे यहाँ जिसे हम इंडियन रिनेसां कहते हैं, जैसे हम नवजागरण काल कहते हैं, वो उसे ये तीसरे नवजागरण के रूप में प्रकट करते हैं रामविलास शर्मा। आगे बढ़ेंगे। नवजागरण को समझने के लिए, भारतीय नवजागरण को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं जिन्होंने भारत को वास्तव में नवजागृत किया है, उनका योगदान हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, पुराने धर्म की रूढ़ियों और इस तरह की चीजों से हमें निकालते हुए इन सारे लोगों का और इन सारे व्यक्तियों का बड़ा योगदान है इस पूरे प्रसंग में। इन्हें हम लोग याद करते हैं। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। किसने किया? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा के एबॉलिशन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है, तो इस प्रसंग में भी हम लोग याद रखेंगे। इन्हें भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कहते हैं। कलकत्ता में, चूंकि आप जानते हैं कि जो भारतीय नवजागरण है या वो कलकत्ता के थ्रू पूरे भारत में फैला, तो कलकत्ता का बड़ा योगदान है। कलकत्ता में क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का गढ़ रहा है कलकत्ता पहले। तो चूंकि जो अंग्रेज हैं उनसे इंटरेक्शन के परिणाम स्वरूप भी माना जाता है कि भारतीय नवजागरण अंग्रेजों के प्रभाव से भारत में आया, तो उसका रास्ता बना कलकत्ता। इसलिए आप देखेंगे कि शुरुआती संस्थाएं आपको कलकत्ता में देखने को मिलेंगी, और शुरुआती जो नवजागृत बोधक रहे हैं भारतीय परंपरा के, वह भी आपको बंगाल से मिलेंगे। 1839 में तत्वबोधनी सभा, देवेंद्रनाथ ठाकुर, कलकत्ता, ठीक, तत्वबोधनी, ये ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है ब्रह्म समाज का भारतीय परंपरा में। ठीक है, एक तरह की जो धार्मिक जड़ें हैं, जो जाति व्यवस्था थी भारतीय सनातन धर्म की या भारतीय वैदिक परंपरा की, जो देश काल में धीरे धीरे करके बहुत घृणित और बहुत जटिल रूप में हमारे सामने आ गई थी, ब्रह्म समाज और उसके विरुद्ध हमें शक्ति देता है। तो ब्रह्म समाज की महत्ता को हम लोग नहीं भूलेंगे। ठीक है, फिर तत्वबोधनी सभा है। उसी प्रकरण में वेद समाज, धनु नायडू का मद्रास में, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग का बंबई में। अच्छा, एक चीज आप देखिए, कॉमन जो चीजें हैं, बंबई, ठीक, प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता, तो ये तीनों अंग्रेजों के गढ़ रहे हैं। तो आप समझिए कि जैसे हम कहते हैं ना कि भाई महापुरुष पैदा हो गए, किस काल में कौन किसके यहाँ पैदा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अब समझिए कि यहाँ अंग्रेजों का संपर्क है, यहाँ शिक्षा है, तो कलकत्ता में हो रहा है कोई महाव्यक्ति पैदा। ठीक है, कलकत्ता में, मद्रास में, बंबई में, क्यों यही 3 जगह पे शुरुआत में हो रहे हैं? क्योंकि एजुकेशन है वहां पे, बहुत मैटर करता है ये। महापुरुष ऐसे नहीं पैदा जाते हर जगह, वो सराउंडिंग देनी पड़ती है। सारी चीजें इससे आप समझ सकते हैं। सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले, पुणे। फिर आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, बंबई। ठीक है, इसका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है आर्य समाज का। ये सारी चीजें ना एक तरह से आप यूं भी समझ लें कि क्रिश्चियनिटी का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। भारतीय लोग जो है ईसाईयत ग्रहण कर रहे थे। हिंदू समाज की जाति व्यवस्था इतनी कट्टर थी कि व्यक्ति के मरने पर भी नहीं पसीजते थे।
तो भाई लोगों के पास ऑप्शन था, लोग क्रिश्चियनिटी की तरफ बढ़ रहे थे। ये सारे लोगों ने, आर्य समाज हुआ, इन लोगों ने हिंदू धर्म को बचा के रखा। कहा कि भाई वेदों की ओर लौटो, जो चीजें है ही नहीं हिंदू समाज में, जो बाद में उत्पन्न हुई है, मूर्ति पूजा वगैरह तक को भी जो है बहुत विशेष महत्व नहीं दिया है, वैदिक कालीन समाज की तरफ चले जाते हैं। तो धार्मिक रूढ़ियों को खत्म करने में ये सारे लोग बड़े महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम बचे रह गए, हमारी परंपरा बची रह गई। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी, और 1897 में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद बेलूर मठ। इसकी तारीफ तो कहना ही क्या, इसकी तारीफ में भारत को दुनिया तक पहुंचा दिया इसके बाद विवेकानंद ने। तो इन सारे लोगों का महत्व हम लोग नहीं भूलेंगे। भारतीय नवजागरण को समझने के लिए सारे लोग महत्वपूर्ण हैं। हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में भी कमोवेश इन सारे लोगों का प्रभाव हमारे साहित्यकारों पर, उनके विचारों पर, उनकी कविताओं पर, उनकी रचनाओं पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। ठीक, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस बात को समझते हुए। ये रहा आधुनिक काल शुक्ल जी के अनुसार। शुक्ल जी के अनुसार क्यों? क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में शुक्ल की पुस्तक को आधार बना के आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो शुक्ल जी ने चैप्टराइजेशन कैसे किया है, यह भी मैंने आपके साथ साझा कर दिया है। आधुनिक काल को शुक्ल जी ऐसे प्रकट करते हैं। कैसे? पहले सामान्य परिचय देते हैं, प्रकरण नंबर 1 में गद्य का विकास कहते हैं। उसके बाद वो आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था क्या रही, यानी अपभ्रंश के जमाने से छिटपुट जो रचनाएं हमें भक्ति काल में मिलती है, छिटपुट रचनाएं रीति काल में, उन सब का जिक्र करते हुए वो ब्रजभाषा, खड़ी बोली, इन सब का जिक्र करते हैं। आधुनिक काल से पहले ब्रजभाषा की गद्य की स्थिति क्या रही है। फिर गद्य साहित्य का आविर्भाव प्रकरण नंबर 2 में। उसके बाद हिंदी गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, जो कि भारतेंदु युग से शुरू करते हैं वो। तो ये भारतेंदु युग का इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, द्विवेदी युग का इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। इन्होंने कैसा लिखा है अपना चैप्टराइजेशन में, शीर्षक क्या दिया है? गद्य का प्रवर्तन प्रथम उत्थान, गद्य साहित्य का प्रसार द्वितीय उत्थान, गद्य साहित्य का निर्माण तृतीय उत्थान, गद्य साहित्य की वर्तमान स्थिति। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखिए। शुक्ल जी ने कहीं भी भारतेंदु युग, जो हम आज पढ़ते हैं ना भारतेंदु युग, बड़ा गंदा लिख रहा हूं मैं, चलिए कोई बात नहीं, इसको इरेज ही कर देता हूं, ठीक नहीं लग रहा है। ध्यान देंगे, भारतेंदु ने कहीं भी भारतेंदु द्विवेदी युग इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। तो आप लोग परीक्षा की दृष्टि से इस बात को विशेष रूप से याद रखेंगे। ये चैप्टराइजेशन है रामचंद्र शुक्ल का। आगे देखते हैं। शुक्ल जी आधुनिक काल में पहले तो हिंदी गद्य का चैप्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद वो पद्य पर आते हैं, कविता पर आते हैं, और कविता का चैप्टराइजेशन करते हैं। तो कविता का कैसे करते हैं यह भी देख लेना जरूरी है। कविता का करते हैं, कहते हैं प्रकरण नंबर 1 में पुरानी काव्य धारा, यानी वो लोग जो आधुनिक काल से पहले आधुनिक काल में हैं तो मगर पुराने ढंग की कविताएं, ब्रज भाषा की कविताएं, रीतिबद्ध कविताएं लिख रहे हैं, आधुनिक काल में आने के बावजूद, भारतीय युग में आने के बावजूद उनको पुरानी काव्य धारा के अंदर रखते हैं। फिर प्रकरण नंबर 2 में नई काव्य धारा, यानी ये जो लोग हैं, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, पुरानी धारा और नई धारा में लोग कॉमन भी हो सकते हैं इसमें, क्योंकि वही आदमी नई धारा में भी लिखेगा और वही अपने संस्कारों से ग्रसित होकर के पुरानी तरह की कविताएं भी लिखेगा। ठीक है, तो यह बात भी याद रखिए। फिर द्वितीय उत्थान काव्य प्रकरण नंबर 3 में, चतुर्थ उत्थान और नवीन अपने समकालीन कविताओं पर विचार करते हैं शुक्ल जी। तो यहाँ भी आपने देखा कहीं भी जो है वो द्विवेदी युग, भारतीय युग, इस तरह की चीजें नहीं है। उनका ये चैप्टराइजेशन है। आधुनिक काल को पढ़ते हुए इस बात पर ध्यान रखना जरूरी है। फिर पुरानी धारा, इसका मैंने जिक्र किया था ना कि शुक्ल जी कविता को पुरानी धारा और नई धारा में बांट रहे हैं। पुरानी धारा में देखते हैं पुराने ढर्रे की कविताएं कैसे रही हैं। सेवक की कृति है वाग विलास,
सेवक की कृति है राम वाग विलास। फिर रीवा नरेश रघुराज सिंह, इन्होंने राम काव्य को पढ़ते हुए भी हम लोग इनका जिक्र करते हैं। तो राम काव्य में इन्होंने लिखा है राम स्वयंवर। फिर इसके अलावा सुंदर शतक लिखा है, रुक्मणी परिणय लिखा है, आनंद मुनिधि, फिर रामाष्टयाम। तो दो कृतियां इनके हम लोग सीधे सीधे राम। फिर राम रसिकावली, तो राम काव्य परंपरा में भी इनका नाम आता है, रीवा नरेश रघुराज सिंह। लेकिन है कब की? 1823 की। बाबा रघुनाथ दास राम स्नेही, इन्होंने विश्राम सागर कृति लिखी। सुधार कवि मिलते हैं 1845 में, साहित्य सरसी, वाग विलास, हनुमत भूषण, तुलसी भूषण, साहित्य सुधाकर, रामलीला प्रकाश, ये सब इनकी कृतियां हैं। अच्छा, ये लोग बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन समझने के लिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन समझने के लिए कि पुरानी काव्यधारा है क्या, इसलिए जरूरी है इनका एक नजर हम लोग देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। गोविंद गिल्ला भाई, छठी ऋतु, पावस, पयोनिधि, ये कुछ अब पुराने ढंग की कविताएं। शीर्षक से आप लोग देख सकते हैं शीर्षक क्या है, जैसे नीति विनोद है, आपको रीतिकालीन शीर्षक लगेंगे सब के सब, बहुत ऐसे आकृष्ट करने वाले, बहुत विशेष, बहुत यूनिक शीर्षक नहीं लग रहे हैं इसके। समस्या पूर्ति प्रदीप, समस्या पूर्ति वगैरह तो लोग जानते ही हैं, ये भी चल रहा था इन दिनों। और लचीराम ब्रह्म भट्ट, यानी ये मान सिंह, राजा मान सिंह, अयोध्या नरेश मान सिंह के दरबार में रहते थे। लचीराम ब्रह्म भट्ट नाम से कविताएं लिखते थे, इनका भी जिक्र है। इनकी कृतियों में प्रताप रत्नाकर, मान सिंहाष्टक, रावणेश्वर कल्पतरु, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इसके अलावा गोपाल चंद्र गिरधर दास, ये कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। इन्होंने भी पुराण ढर्रे की कविताएं लिखी हैं। राधा स्त्रोत, राम कथा अमृत, गोपाल स्त्रोत, भारती भूषण, जरासंध वध, छंदो वर्णन, बलराम कथामृत, तो ये सब इनकी कृतियां हैं। इसके अलावा भी पुरानी काव्यधारा में ये कवि भी आते हैं, संक्रमणकालीन कवि हैं, पुराने ढर्रे की भी कविताएं लिखते हैं, नए ढर्रे की भी कविताएं लिखते हैं। इन्हें हम लोग नए ढर्रे में तो पढ़ेंगे ही, यानी नई जो प्राथमिक उत्थान है, प्रथम उत्थान है, उसमें हम लोग इन्हें पढ़ेंगे भी, लेकिन ध्यान रखेंगे पुराने तरह की कवियों में भी ये शामिल होते हैं। तो राजा लक्ष्मण सिंह हैं, हरिश्चंद्र हैं, ठीक है, सारे लोग अपने, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम घन हुए, सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। सब संक्रमणकालीन कवि के तौर पे इन्हें जानते हैं। भरतेंदु की बात करते हैं। शुक्ल जी इसे कैसे रखते हैं? 1868 से 1893, यानी ये ईस्वी में है, ध्यान देंगे आप। 1868 से 1893 ये ईस्वी में है। नई धारा प्रथम उत्थान इसका नाम है, ठीक है। अब भारतेंदु की प्रवृत्तियों में समस्या पूर्ति, यानी आपको लास्ट की कोई लाइन दे दिया जाएगा, एक फ्रेज दे दिया जाएगा, कहा जाएगा ऐसी कविता बनाओ जिसके आखिर में ये आए। जैसे अंबिका दत्त व्यास का आपको नाम याद होगा, पूरी अमी कटोरिया से चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी, ये लाइन उन्होंने बनाई थी, ठीक। ऐसे ही पपीहा जब पूछिए पीयू कहाँ, तो फिर प्रताप नारायण मिश्र ने उस पर समस्या पूर्ति क्या है, एक टास्क दे दिया जाएगा कि कुछ ऐसी कविता लिखो जिसमें फला लाइन जो मैं कह रहा हूं, ठीक, वो आए। तो ऐसे प्रयास को समस्या पूर्ति कहा जाता था। एक समस्या है, उसकी पूर्ति आप कर रहे हैं। गजलों में होता है, उर्दू शायरी में होता है, गिरह लगाइए, आपको कोई एक मिसरा दे दिया गया है, उस पर आप पूरी गजलें कह रहे हैं, तो एक ये तरीका होता है कविता की दुनिया में। समस्या पूर्ति ये भारतेंदु की प्रवृत्ति है। वस्तु व्यंजकता की बहुलता, ठीक है, विषय का प्रसार, ये सब चीजें तो स्पष्ट है, इसमें कुछ बताना नहीं है कि भाई पहले क्या था। रीतिकाल में राजा की स्तुति, कृष्ण कन्हई, राधिका कन्हई का सुमिरन, ठीक है, समस्या पूर्ति, या फिर किसी बादशाह की, किसी राजा की प्रशंसा, 3-4 विषय हुआ करते थे। यहाँ पर आते आते आधुनिकता इस मायने भी बहुत खास है कि हमारे विषय प्रसार को, हमारी जिंदगी के मसाइलों को बढ़ा देती है। नई नई चीजें हम लोग देखने समझने लगते हैं आधुनिक काल में आकर के, तो कविता का दायरा बढ़ जाता है, कविता बहुत सीमित नहीं रह जाती है। 3-4 विषयों से हट करके आप देखेंगे कि अपने समाज पर व्यंग भी कर रहे हैं भारतेंदु के लोग, अंग्रेजों के बारे में भी कमेंट कर रहे हैं। तो ये सारी जो विषय का प्रसार है वह इसकी विशेषता है हमारे आधुनिक युग की।
अंतर्विरोध का साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है। सीधा सीधा प्रश्न परीक्षा में पूछता है कि निम्न में से कौन सा युग अंतर्विरोधों का युग है, तो सीधे सीधे आप भारतीय युग को चूज करेंगे। भाषा का विरोध, देशभक्ति बनाम राजभक्ति का विरोध, इस तरह के कई सारे हम अंतर्विरोध देखते हैं। द्वंद्व युग आप क्यों समझ लें, ठीक है, आप यूं समझ लें कि इसे द्वंद्व का युग भी कहा जाता है। बहुत सारे द्वंद्व हैं, भाषाई, ठीक है, और मतलब किसको पसंद करें। एक तरफ आप जानते हैं कि अंग्रेजों का शासन है, अगर सरकार के प्रति लॉयल रहेंगे तो देश के प्रति गद्दारी होगी, देश के लिए लॉयल रहेंगे तो सरकार के लिए गद्दारी होगी। और ये हर समय होता है, सिर्फ अंग्रेजों की बात नहीं है, हर समय ये बात, आप सत्ता के साथ हैं या देश के साथ, सत्ता देश को लूट रही होती है, हमेशा यही होता है। तो आप सरकार के लिए लॉयल हैं कि देश के लिए, ये हमेशा चूज करना होता है अपने समय के बौद्धिक व्यक्ति को। खास तौर पे जो मूर्ख है उन्हें लगता है कि वो दोनों के साथ एक साथ लॉयल हैं, ऐसा नहीं हो पाता है। आगे बढ़ेंगे हम। भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में बातचीत करते हैं सीधे सीधे। गोपाल चंद्र गिरिदास इनके पिता का नाम था, हम लोग देख चुके हैं, इन्हें पुरानी धारा के कवियों में पढ़ भी चुके हैं। रसा उपनाम से शायरी लिखते थे। भारतेंदु युग क्या द्विवेदी युग तक आते आते, और यूं कहें कि छयवाद तक भी ऐसे कवि आपको मिल जाएंगे जो हिंदी में भी सक्रिय हैं, उर्दू में। किस तरह से विभाजन नहीं हुआ था, आप जानते हैं भाषा कोई बहुत विशेष विभाजन नहीं था, तो आपको मिलेंगे गजलें भी लिख रहे हैं, कविताएं भी लिख रहे हैं, हिंदी उर्दू दोनों में सक्रिय हैं। तो रसा नाम से, रसा महावे फसावत फसाहत दोस्त क्या दुश्मन भी, ऐसा करके इनकी गजल ही है। 1868 में कविवचन सुधा नाम की इन्होंने पत्रिका निकाली। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आरंभ में पाक्षिक थी ये कविता, यानी 15-15 दिन पे इसका अंक निकलता था, 15 रिलीज। फिर 1873 से इन्होंने इसको साप्ताहिक बना दिया, यानी लोगों को पसंद आई होगी। शुक्ल जी बहुत प्यार से इनकी तारीफ करते हुए लिखते हैं, इस पत्रिका की महत्ता बताते हुए लिखते हैं, जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कंठा पूर्वक दौड़ कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में, यानी हमारी हिंदी भाषा के विकास के लिए ये कविवचन सुधा पत्रिका बहुत खास है। 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन, एक मैगजीन की ये हो चुकी है कविवचन सुधा, अब हरिश्चंद्र मैगजीन मासिक पत्रिका थी। विशेष बात क्या है, 8 अंक बाद ये पत्रिका नाम बदल देती है और इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो जाता है। ठीक, हरिश्चंद्र चंद्रिका इस पत्रिका का नाम हो जाता है। और ये एक फैक्ट है। इसके अलावा एक फैक्ट यह भी है कि यदि वेश्या संवाद पर इस पत्रिका पर सोचिए अश्लीलता का आरोप लगा करके इसको बैन कर दिया गया, ठीक है, यानी सरकार ने इस मैगजीन को बैन कर दिया ये कह करके कि इसमें ये अश्लील है। अब सोचिए हमारी परंपरा के लोग लिख रहे हैं, भारतीय परंपरा के लोग, और अंग्रेजी परंपरा के लोग हमको कह रहे हैं कि ये अश्लील है। तो हमारा कई बार हम कई तरह के पूर्वाग्रहों का शिकार रहते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि वो उनका कल्चर अश्लील है या उनके लोग, कई बार हम अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के कहते हैं। तो सोचिए कि हम लोग ज्यादा मॉडर्न हुआ करते थे कि वो, हम लोग ज्यादा फ्रैंक हुआ करते थे कि वो, उन्होंने हमें कह दिया कि अश्लील है। अच्छा, इसका जिक्र जो है भारत दूरदर्शा नाटक में इसका जो है जिक्र किया है भारतेंदु ने, ठीक है, ये कि अश्लीलता वाला जो आरोप है, ठीक, अश्लीलता की जो बात है वह इसका जिक्र है। और 1874 में बाला बोधनी यानी स्त्रियों के लिए, ठीक, बहुत सजग थे। सोचिए इन्हें ऐसा ही नहीं वैतालिक कहा जाता है, हिंदी कविता का वैतालिक कहा जाता है, जादूगर हिंदी का, सारे फील्ड में उतरे थे, बहुत बड़े ऑलराउंडर थे ये भारतेंदु। सोच सिर्फ ये नहीं कि कवि साहित्य लिख रहे हैं, कविताएं लिखने में मशगूल हैं और कुछ चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसे नहीं थे ये। अपने समय की हर समस्या, हर परिस्थिति को काउंटर कर रहे थे, स्त्रियों के लिए भी काम कर रहे थे ये, उस मामले में सजग थे। हालांकि ये पत्रिका बहुत दिन तक नहीं चली थी, लेकिन प्रयास तो बहुत बड़ा माना जाएगा भारतेंदु का। कुछ महत्वपूर्ण बातें और
सारस्वत पत्रिका 1819 में कलकत्ता से निकली थी, जिसमें भारतेंदु को भारतेंदु की उपाधि दी गई। तो 1880 में जो हमारे भारतेंदु थे उनका नाम सिर्फ हरिश्चंद्र हुआ करता था। क्या नाम हुआ करता था? हरिश्चंद्र हुआ करता था, खाली हरिश्चंद्र। ठीक है, उनको भारतेंदु नहीं कहा जाता था। तो इसी पत्रिका में उन्हें भारतेंदु की उपाधि दी गई। तो भारतेंदु का पूरा नाम बिल्कुल भी भारतेंदु नहीं था, सिर्फ हरिश्चंद्र था, लेकिन भारतेंदु उनके नाम के साथ उपाधि दी गई है। उनके पिता का नाम गोपाल चंद्र, उनका नाम हरिश्चंद्र, तो ये इनके खानदान में चंद्र लगता था। ठीक है, बनारस में अभी भी उनका घर है। उनके खानदान में ये नाम बहुत अभी तो उनके जो सबसे नई पीढ़ी है, यानी हम लोगों की उम्र की जो पीढ़ी है, तो उस लड़के के नाम में चंद्र नहीं है, उसका नाम कंदर्प है। ठीक है, तो इस तरह का अब वो परंपरा नहीं रह गई, लेकिन इनके खानदान में ये चंद्र लगाने वाला इनके बाबा के बाबा से चला आ रहा था भारतेंदु के चंद्र। अभी भी उनकी पीढ़ी चल रही है बनारस में। तो मैं तो बहुत सोचने के लिए, मैं तो मतलब नाम पूछ रहा था जब उससे, तो मैं नाम पूछ रहा था कि कहीं चंद्र नाम तो नहीं है उसके नाम में, लेकिन उसके नाम में कंदर्प है। ठीक है, तो ये भी अतिरिक्त बातें। 1870 में कविता वर्धनी सभा, ठीक है, ये फैक्ट भी याद रखेंगे। इसका भी, इसकी स्थापना की भारतेंदु ने। फिर 1873 में पेनी रीडिंग क्लब और 1873 में तदीय समाज। अच्छा, एक चीज और मैं जोड़ता चलूँ इस पूरे प्रकरण में। 1880 में भारतेंदु की उपाधि मिली, इसीलिए जो बनारस में हरिश्चंद्र कॉलेज है उसका नाम हरिश्चंद्र कॉलेज है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है, क्योंकि भारतेंदु की उपाधि है। ये सारे प्रमाण में दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। भारतेंदु ने कॉलेज भी बनवाया था, कितने सजग थे। मतलब भारतेंदु की जितनी तारीफ की जाए कम है। कॉलेज बनवा रहे हैं, स्त्रियों की शिक्षा के लिए परेशान है, सरकार पर भी कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, विदेशियों की नीतियों पर भी, तो बहुत कुछ कर रहे हैं भारतेंदु। 1874 में तदीय समाज की स्थापना करते हैं, ये 1873 में। ठीक, 74 में तदीय सर्वस्व की रचना करते हैं, नारद भक्ति सूत्र की। कुछ और फैक्ट। विजयिनी विजय वय जयंती, ये भारतीय सेना की तारीफ में, मिस्र में जो तत्कालीन भारतीय सेना गई थी लड़ाई लड़ने के लिए। 84 में लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में रिपुनाष्टक लिखते हैं, और 84 में ही, ठीक है, काल चक्र नामक कृति लेकर के आते हैं, हिस्ट्री की किताब, इतिहास की, और इसमें लिखते हैं कि हिंदी नए चाल में ढली 1873 काशी। ठीक है, काशी इसका जिक्र करते हैं कि हिंदी नए चाल में ढली, और उसके पीछे खुद का उनका ही श्रेय है। उन्होंने ही वास्तव में हिंदी को नए चाल में ढाला था। फिर कृतियों में बहुत सारी कृतियां हैं। अमानत के इंदर सभा पर बंदर सभा इन्होंने लिखी, और विजय वल्लरी काबुल विजय के पक्ष में, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, ये सब खड़ी बोली की रचनाएं हैं इनकी, भारतेंदु की। इतनी कृतियां हैं इनकी 70 के करीब। जो महत्वपूर्ण है वह आपके साथ साझा कर दी जा चुकी। उसके अलावा भी ये भी एक नजर तो पढ़ लेना चाहिए, जो महत्वपूर्ण है उतना ही कम से कम। जैसे दशरथ विलाप, बकरी विलाप, इसका मैंने जिक्र किया, राजकुमार शुभागमन वर्णन, या फिर फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, ठीक, इनका उत्तरार्ध भक्तमाल, सब तरह की कविताएं लिख रहे हैं भारतेंदु। ये सारी बातें इनके विषय में याद रखने वाली है। शुक्ल के कथन देख लेते हैं इनके विषय में। क्या कहते हैं? भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। तो दोनों गद्य में हमारी खड़ी बोली के लिए काम कर रहे हैं, और पद्य में ब्रज भाषा का परिष्कार करते हैं। ऐसा परिष्कार करते हैं, मैं बताऊं, चक्कौ, भुवन, इस तरह के कुछ शब्द थे जो अभ्रंश भाषा के शब्द थे। हमारे हिंदी में बस कवियों ने इसको परंपरा के निर्वहन में उठा लेकर के कवि चले आ रहे हैं, परंपरा से 1000 साल बीत गए हैं। समाज में तो शब्द बदल गए, लेकिन कविता में नहीं बदला है। तो इन्होंने क्या किया, भारतेंदु ने उसका परिष्कार कर दिया। शब्दों का जो समाज में जो शब्द चल रहे हैं उसी को उठाया। तो चलती फिरती ब्रज भाषा का इस्तेमाल करते हैं भारतेंदु। नवीन धारा के बीच भारतेंदु की वाणी का सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति का था। तो यह भी शुक्ल इनकी तारीफ पे कहते हैं कि देशभक्ति अंततः, बहुत बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं, लेकिन सबके बीच में देशभक्ति इनकी कविता के केंद्र में है। ठीक है, तो ये बात भी याद रखेंगे। भारतेंदु जी ने हिंदी काव्य को लेकर नए नए विषयों की ओर ही उन्मुख
की ओर उन्मुख किया, उसके भीतर किसी, ये शुक्ल जी कहते हैं कि सिर्फ नए नए विषय की ओर ही उन्मुख किया, उसके भीतर किसी नवीन विधान या प्रणाली का सूत्रपात नहीं किया है। दूसरी बात उनके संबंध में ध्यान देने की यह है कि वो केवल नर प्रकृति के कवि थे, बाह्य प्रकृति की अनेक रूपता के साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता। यानी कि दो चीजें हैं इस पूरे स्टेटमेंट को समझने के लिए। कंटेंट उनका नया है, विषय कविता का नया है, लेकिन फॉर्म, ठीक है, फॉर्म जो है उनका वो पुराना है। कहने का मतलब ये समझ लीजिए कि कोई नई विधा नहीं इजाद कर देते हैं। पदों में रीतिकाल में बात कही जा रही है तो पद में यह भी बात कहते हैं। कवित सवैया लिखा जा रहा है भक्ति काल से तो ये भी कवित और सवैये में बात कर रहे हैं। तो यानी कि नया कोई छंद नहीं बना दिया इन्होंने, नई कोई शैली नहीं कविता कहने की विकसित कर ली, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। देशभक्ति की बात इस तरह से नहीं होती थी, इन्होंने देशभक्ति की बात कही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत विशेष रूप से आप याद रखेंगे। फिर नर प्रकृति वाली बात, दो चीजें हैं कि आप किसे केंद्र में लेकर कह रहे हैं, व्यक्ति को कि प्रकृति को। प्रकृति के थ्रू जो व्यक्ति, किसी किसी कविता के केंद्र में प्रकृति ही होती है और किसी किसी कविता के केंद्र में व्यक्ति होता है, यानी व्यक्ति ने जितनी प्रकृति देखी हो। जैसे एक उदाहरण लेता हूं, रामचरितमानस में ऋतु का वर्णन तो है लेकिन व्यक्ति को केंद्र में रख के ऋतु का वर्णन है। जैसे कि अब अगर कह रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी, तो इसमें राम केंद्र में, राम का दुख है, प्रकृति से संवाद तो है लेकिन ऐसा नहीं कि प्रकृति ही कहानी के केंद्र में चलती हो। ठीक, तो नर इसके केंद्र में है। वैसे ही और कुछ कवि ऐसे भी हुए हैं जिनका ऋतु वर्णन ही केंद्र, ऋतु वर्णन के लिए कविता लिख दी गई है। प्रकृति, वसंत ऋतु के ऊपर ही, वसंत ऋतु ही नायक है कविता का। तो वैसे लोग तो प्रकृति के कवि हैं, मतलब जिनके केंद्र में बिल्कुल प्रकृति, तो ये नर प्रकृति के कवि हमें दिखाई देते हैं भारतीय। प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतीय की कला का विशेष माधुर्य है, प्राचीनता भी नवीनता भी। ऐसी मिलती जुलती बात हमें राम चतुर्वेदी बताते हैं कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार। जरूरत है कुछ क्या यहाँ? अच्छा ठीक है, 5 मिनट 2-3 मिनट में मैं खत्म करता हूँ। तो ब्रजभाषा के लिए आप देखिए कविता में उनका संस्कार है, यानी उनके पिता भी ब्रजभाषा में कविताएं करते थे और उन्होंने ब्रजभाषा की कविताओं की उन दिनों दौर ही हुआ करता था। तो भाई संस्कार के मुताबिक ये ब्रजभाषा में कविताएं करते हैं और विचार को प्रकट करने के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए, देश दुनिया बदलने के लिए ये खड़ी बोली गद्य का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा इनके संस्कार और विचारों में अंतर। फिर इनकी बात करके आज की कक्षा हम लोग समाप्त करेंगे। भारत दुर्दशा 1880 में इसमें पंक्ति आती है और इस पंक्ति के जरिए आप इनकी चिंता समझ सकते हैं, क्यों ये आधुनिक कवि हैं और क्यों इनसे पहले के लोग आधुनिक नहीं हैं। हाय वहाय भारत भुव भारी सब ही विदिशो भई दुखारी, हाय पंचन दहा पानी पत अजहू रहे तुम धरिनी विराजत, हाय चितौर लजतो भारी अजहू खरो भरत ही मंझारी, तुम में जल नहीं जमुना गंगा, बढ़ऊ वेग किन प्रबल तरंगा, बोरहूं किन झाट जट मथुरा काशी, धोवहूं यह कलंक की राशि। चौपाई छंद है, आप जानते ही, पढ़ के जान गए होंगे, वही वाला, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि, ये वही है, बोरहूं किन झट मथुरा काशी, धोवहूं यह कलंक की राशि। तो भारत दुर्दशा में ये भारत की दुर्दशा प्रकट कर रहे हैं, देशभक्ति इनकी कविता में आपको झलक रही हो, देश के प्रति चिंता। एक कवि कितना सजग है। चौपाई जो बात मैंने की ना, फॉर्म, जो बात मैंने आपसे की फॉर्म वर्सेस कंटेंट की, तो कंटेंट में देखिए नई बात है। कंटेंट में फॉर्म वही है जो सरहपा से लेकर के तुलसीदास से लेकर के हर जगह के लोगों ने इस्तेमाल किया। चौपाई छंद का प्रयोग कर रहे हैं ये, लेकिन कंटेंट बिल्कुल नया है, इनसे पहले किसी ने ऐसे चिंतन नहीं किया था भारत के विषय में। तो आप समझ चुके होंगे कि नवीन कोई शैली नहीं खोजते हैं, लेकिन हाँ कंटेंट, विषय वस्तु बहुत नवीन है, बहुत मौलिक है। नील देवी नाटक में क्या कहते हैं ये,
कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नहीं अनेक जतन करी भारतवासी रोए। पदों की शैली सूरदास के आपको मिलेगा, विद्यापति के आपको मिलेगा। तो शैली क्या है, फॉर्म क्या है इनका, फॉर्म पुराना है, लेकिन बात कोई नहीं कर रहा है इनसे पहले कि भारतवासी रो रहे हैं कृष्ण तुम कहाँ हो, ये आधुनिक कवि कर रहा है। ठीक, तो आधुनिक और मध्यकालता में ये फर्क आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और पंक्तियां देखते हैं। जो महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए कि भक्ति में देखिए ऑलराउंडर जब मैं कह रहा हूं तो इनकी पंक्ति से भी यह बात झलक जाएगी कि कैसे ऑलराउंडर है ये। मेरे तो साधन एक ही है, जगनंद लला वृषभान दुलारी। या सवैया है, देखें, पिया त्यारे निहारे, पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखिया नहीं मानती हैं। क्या है, सवैया है। ये सब ब्रजभाषा की कविताएं, पुराने शैली की कविताएं, प्रेम की कविताएं देखें, भक्ति कविताएं देख लें। शिशुताई अजो न गई तनते तऊ जोबन ज्योति बहोरे लगी, यानी जो शिशुताई है, बचपना है नायिका का, स्त्री का, वो नहीं जा रहा है। अजहू लो न मिले तो कहाँ हम, तो तुम्हारे सब भांति कहाँ मैं, प्यारे जो है जग की या हरीति विदा के समय सब कंठ लगावे। तो दुनिया में आप जानते हैं कि बिछड़ते हुए लोग कहते हैं कि मिलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, अलग होते हुए मिलते हैं, या जुदाई के समय लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं। उस पर कविता लिख रहे हैं भारतेंदु, प्यारे जो है जग की यह रीति विदा के समय सब कंठ लगावे। अब देखिए मुकरियां भी लिखते हैं, बहुत बड़े ऑलराउंडर थे ये। मुकरियां कौन लिखता है, अमीर खुसरो लिखते हैं। फिर हमें भारतेंदु दिखाई देते हैं कि मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल कर मुहि करे खराब, ना सखी सज्जन, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। तो शराब यहाँ लिखा हुआ है, ब्रज भाषा में है, लोक भाषा में हमारे शराब ही कहा जाएगा। मुकरियां इस तरह की हमें भारतीय खुसरो के यहाँ मिलती है। भारतेंदु भी उसका इस्तेमाल करते हैं उस विधा का। हाय हाय उर्दू हाय हाय कहाँ से धारी हाय, या सभा में दोस्तों, आप जानते हैं ना बंदर, जो इंदर सभा है उसके तर्ज पर बंदर सभा लिखते हैं ये। तो गधे और फूलों के अफसरों की आमद है, आमद है। फिर तरनी तरजा तर तमाल तरवर बहुछाए, जुग जुग कुल सो जल परसन हित मनो सुहाए। या कमेंट कर रहे हैं, पै धन विदेश चली जात, यह है चिंता अति खारी। या निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। या फरक उठी सबकी भुजा, खरक उठी तरवार, क्यों आपो ही ऊंचे भय, आर्य मोच के बार। इधर एक और देखें मुकरियां के भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। तो अंग्रेजों पर भी कमेंट कर रहे हैं। बहुत, जिस तरफ मैं बात कर रहा हूं, बहुत बड़े ऑलराउंडर थे, चीजें दिख रही हैं स्पष्ट। या फिर और सारी पंक्तियां हैं, गजलों की बात हो रही थी, रसा इनके उपनाम की बात हो रही थी गजलों को लिखने के लिए। रसा महवे फसाहत दोस्त, क्या दुश्मन भी हैं सारे जमाने में, तेरे तर्ज सुखन की यादगारी है। तर्ज सुखन यानी सुखन का, साहित्य का तरीका, अपनी तारीफ करते हुए। एक जो गजलकार है, कि कोई गजल गो है, तो वो अपनी तारीफ कर रहा होता है, तो इस तरह के एटीट्यूड के शेर कहता है। वही एटीट्यूड के शेर है ये, कि जमाने में तेरे तर्ज सुखन की यादगारी है। या फिर भक्ति की पंक्ति, श्री राधा माधव युगल चढ़ रस का अपने को मस्त बना, पी प्याला भर भर कर कुछ इसमय का भी देख मजा, सरोवों सब मिली आवो भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा। ये भारत दूसरा नाटक से है। अब देखें पद भी लिखते हैं, जैसे सूरदास क्या है, रहे क्यों एक म्यान असी दोए, एक म्यान में तलवार दो नहीं रह सकती। कैसे, रीतिकालीन पंक्तियां हैं इनकी, जिन नयनन में हरि रस छायो, ते ही क्यों भावे कोय, रहे क्यों एक म्यान असी दोए। जिसमें हरि का दर्शन हो गया, उसमें कोई और कैसे रहेगा। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम, मैं आपको बताऊं कि इनके खानदान में भारतेंदु के 8 पहर कृष्ण, राधा कृष्ण की सेवा पूजा अभी भी होती है। अभी आज आप भारतेंदु के घर जाएंगे
तो आठों पहर छत पे ही उनके, नीचे फ्लोर में खुद रहते हैं, ऊपर पूरा मंदिर का छोड़ दिया। राधा और कृष्ण के लिए वहाँ झूला झूल रहे होते हैं। एक बकायदा एक पुजारी भी हैं उनके यहाँ इसी काम के लिए। तो बहुत पहले से ये हमेशा से ये लोग जो है वैष्णव कृष्ण संप्रदाय से जुड़े रहे हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं। तो अभी भी ये हम इनके यहाँ देख सकते हैं। तो ये भारत हिंदू पर बात यहीं आज की समाप्त होती है। क्लास काफ़ी लंबी हो गई और हम लोग इस तरह के क्लासेस छोटे छोटे लेकर के कोशिश करेंगे कि अपना पूरा हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास, पूरा अपना सिलेबस, और ये सिर्फ सीयूटी पीजी या अन्य परीक्षाओं के लिए, सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण कक्षाएं होंगी। तो आज के दिन हम लोग इसे यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।